हेलो बच्चों, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के रसायन विज्ञान कार्बन एवं उसके यौगिक का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। आज के क्विज में हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। इससे पहले वाले हमसे क्विज अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी हमसे क्विज सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। यौगिक CH3CH2CHO का नाम है। ऑप्शन ए प्रोपेनल, ऑप्शन बी प्रोपेनॉन, ऑप्शन सी एथेनॉल या फिर ऑप्शन डी इथेनॉल। तो बच्चों इसका राइट आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसका सूत्र CH3CH2CHO। इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, CH3CH2COH, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें देखना है ये एल्डिहाइड ग्रुप इसमें लगा है, फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नाम क्या होगा। जब हम एल्डिहाइड ग्रुप लगाते हैं तो एल लगता है इसके सफिक्स के रूप में, एल लगता है। जैसे मीथेन हो गया तो मीथेनॉल हो जाएगा, इथेन हो गया तो इथेनॉल हो जाएगा, प्रोपेन हो गया तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, इस प्रकार। तो अब हम देखते हैं कि इस यौगिक में कितने कार्बन है, 1, टोटल कितने कार्बन है 2 और 3, टोटल 3 कार्बन है। फिर से एक बार हम लोग कोशिश करते हैं, CH3CH2CHO। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 कार्बन है। तो बच्चों अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या नाम हो जाता है, 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप। और एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं, अनुलग्न यूज करते हैं, वो एल होता है, एल का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो मीथेन हो गया तो मीथेनॉल, इथेन से इथेनॉल हो जाएगा। उसी प्रकार अगर प्रोपेन है तो प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेनॉल लिखते हैं या प्रोपेनल लिखते हैं, दोनों एक ही है। तो प्रोपेनॉल क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए प्रोपेनल होगा, ऑप्शन बी प्रोपेनॉन, ऑप्शन सी इथेनॉल या फिर ऑप्शन डी इथेनल। तो टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम प्रोप यूज करते हैं और प्रोपेनल आया है या प्रोपेनोन आया है, तो प्रोपेनोन कीटोन है और प्रोपेनल एल्डिहाइड है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रोपेनल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जल में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण है। ऑप्शन ए अल्कोहल का कम घनत्व, ऑप्शन बी अल्कोहल की वाष्पशील प्रकृति, ऑप्शन सी आयनीकरण या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन बंध। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण यहाँ जल अल्कोहल में घुलनशील हो जाता है। अब समझना है सबसे पहले कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा। तो सबसे पहले हमें समझना है फ्लोरीन, क्लोरीन, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हमको समझना है, FON, ये याद कर लेना है। क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है। अब हम यहाँ देखते हैं अगर किसी यौगिक में अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, तो अगर ये कोई भी तत्व है, परमाणु है, ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर के क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ये दोनों नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, फ्लोरीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक उदाहरण। अल्कोहल हम लोग लेते हैं CH3OH, ये हो गया मिथेनॉल। और इसमें हम लोग देखते हैं वाटर में इसको डिजोल्व करेंगे तो वाटर में क्या है, HOH। अब इसके पास 2 लोन पेयर मौजूद होते हैं, कितने, ऑक्सीजन टोटल कितने बॉन्ड बनाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना, 2 लोन पेयर मौजूद हैं। अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास भी वही है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, इस प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसके बीच ऐसे हो जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण ये जल में घुल जाता है आसानी से। तो दोस्तों वाटर के साथ में कोई अगर डिजोल्व करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसके कारण जल में घुलनशील हो जाता है वह पदार्थ। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्कोहल
जल में घुल जाता है। इसका कारण क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एसिटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम है। ऑप्शन ए इथेनॉल, ऑप्शन बी इथेनल, ऑप्शन सी मिथेनॉल या फिर ऑप्शन डी मिथेनल। तो बच्चों सबसे पहले हमें एसिटल्डिहाइड का सूत्र पता होना चाहिए। एसिटल्डिहाइड CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एसिडिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड, इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटल्डिहाइड है ना, सॉरी एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड का सूत्र हम क्या देखेंगे? CH3COH, ये एसिटल्डिहाइड है। तो एसिटल्डिहाइड में एल्डिहाइड है और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? टोटल कार्बन को देखना है, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए हम लोग इथ लिखते हैं, इथ। और एल्डिहाइड है तो एल लगता है, तो इथेनल या इथेनल हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए इथेनॉल, ये नहीं होगा, इथेनॉल नहीं होगा। ऑप्शन बी इथेनल, ये राइट आंसर है। ऑप्शन सी मिथेनॉल नहीं होगा। ऑप्शन डी मिथेनल, मिथेनल ये नहीं होगा। 2 कार्बन नहीं, एसिटल्डिहाइड में 2 कार्बन है, तो इसलिए इथेनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए CH3CH3, ऑप्शन बी C4H10, ऑप्शन सी CH3CH2COCH3 या फिर ऑप्शन डी CH3CH2CH3। तो बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को पॉज करें और खुद से इसका आंसर देने का प्रयास करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एल्काइनों की समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? C6H6, C2H6, C2H4, C3H4। तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है एल्काइन, एल्काइन के बारे में पूछा गया है। तो एल्काइन क्या होंगे? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पे देखना है कार्बन कार्बन के बीच सब पहचानना है कि एल्काइन कौन सा है इसमें से। तो C6H6 में देखना है, C6H6 ये तो बेंजीन है। बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। C2H4, C2H4 क्या हो जाएगा? ये एल्किन है, इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है। C2H6, C2H6 ये हमारा क्या है? एल्केन है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। और C3H4, अब यहाँ पे देखना है C3H4 एल्काइन ये है या नहीं। C3H4 CnH2n-2 इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम लोग फिट करते हैं, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन अगर हम यहाँ रखते हैं तो C3 हो जाएगा, और इस जगह n का वैल्यू रखेंगे 3 तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 और 6 - 2 4, तो H4 हो जाएगा। तो बच्चों एल्काइन हमारा ये ऑप्शन डी एल्काइन है। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एल्काइनों की समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आइसोमेरिक युग्म है। ऑप्शन ए इथेन और प्रोपेन, ऑप्शन बी प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन सी इथेन और इथीन, ऑप्शन डी ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा। लेकिन सभी का आप लोग कोशिश करें इसका स्ट्रक्चर बना करके देखना कि ये आइसोमेरिक है या नहीं। आइसोमेरिक का मतलब क्या हो रहा है? जिसका संरचना सूत्र अलग अलग होता है लेकिन उसका आणविक सूत्र होता है समान। तो आइसोमेरिक क्या होते हैं? वैसे कार्बनिक यौगिक जिसका आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। तो अब हम देखते हैं, पहले 2 उदाहरण हम यहाँ पे ले सकते हैं, बाकी 2 उदाहरण आप लोग बनाइएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं इथेन और प्रोपेन का। इथेन में CH3 ये इथेन का हो गया। प्रोपेन में हम देखेंगे CH3 CH2 CH3। अब इसमें तो टोटल कितने कार्बन है? यहाँ 2 कार्बन है और 3 कार्बन है, तो आणविक सूत्र इसका अलग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन डी का।
ऑप्शन डी, बी का भी देख लेते हैं। चलिए बी का देखते हैं क्या, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे, 1 2 3, 3 कार्बन है। ब्यूटेन में 1 2 3 4 कार्बन है। तो यहाँ भी हमें देखने को मिलेगा ये दोनों क्या है, आइसोमेरिक नहीं होंगे, कार्बन ज़्यादा हो जा रहा है ना, सेम कार्बन हो जाना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन डी का, ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 3 4 कार्बन, और सभी कार्बन को हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं। इसका वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक संरचना बनता है। अब दूसरा आता है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो सबसे पहले कार्बन चेन को ध्यान देना है, प्रोपेन कहा है तो सबसे पहले 3 कार्बन को हम चेन बनाएंगे, 1 2 3, और सभी कार्बन के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड हम लगाएंगे और हाइड्रोजन से उसका वैलेंसी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और बच जाता है एक कार्बन 2 मिथाइल। तो बीच में एक कार्बन और ऐसे लगा देंगे और इसका हम हाइड्रोजन से इसका कंप्लीट करेंगे वैलेंसी को। तो इस प्रकार सभी क्या कर लिए, हाइड्रोजन अपना कंप्लीट कर लिए। तो बच्चों यहाँ पे देखना है कि 4 कार्बन यहाँ भी है और 4 कार्बन ऑप्शन ब्यूटेन में भी है। ब्यूटेन में भी क्या है, 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 कार्बन है, लेकिन 1 2 3 यहाँ पे, और ये जो कार्बन है 2 पोजीशन पे, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बन चुका है। तो हम लिखते हैं इसको 2 मिथाइल प्रोपेन, और ऑप्शन ए जो है नॉर्मल ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन। तो हायर स्टडीज़ में क्लास 11th क्लास 12th में, क्लास 11th में इससे आप लोग अच्छा से पढ़ पाएंगे, और अगर मैट्रिक में भी वीडियोस लेक्चर चलेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से इसको डील करेंगे। तो यहाँ पे समझना है कि जब लीनियर चेन होता है तो वो नॉर्मल शब्द का प्रयोग करते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन ऐसे। और अगर एक ब्रांच देखने को मिल जाए तो हम आइसो ब्यूटेन, आइसो पेंटेन ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, आइसो पेंटेन, आइसो हेक्सेन ऐसा। अगर 2 कार्बन हो जाए, एक ही कार्बन में 2 और कार्बन, 2 और मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए तो उसी के लिए हम लोग न्यू का प्रयोग करते हैं, न्यू पेंटेन, न्यू हेक्सेन ऐसा कुछ। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये दोनों आइसोमेरिक हैं जिनका संरचना सूत्र अलग अलग है लेकिन आणविक सूत्र समान है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में ऑक्सीकृत करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए क्षारकीय KMnO4, ऑप्शन बी सांद्र HCl, ऑप्शन सी अम्लीकृत K2Cr2O7, या फिर ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और दोनों, ए और सी दोनों इसका राइट आंसर होगा। क्षारकीय KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट ये भी हो जाएगा, और अम्लीकृत K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ये भी इसका राइट आंसर होगा। तो हम इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में ऑक्सीकृत करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इथेनॉल जो होता है CH2OH ये इथेनॉल है। जब इससे हम कोई 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेते हैं, क्षारकीय KMnO4 या फिर अम्लीकृत K2Cr2O7 को लेते हैं, तो हमारा ये क्या करता है ना, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो नेसेंट ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करा देता है, यहाँ पे उसमें ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। इस प्रकार CH3CH2COOH का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाता है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में ऑक्सीकृत करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए और सी दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सहसंयोजक यौगिक है, ऑप्शन ए सहसंयोजी यौगिक उच्च गलनांक और क्वथनांक वाले होते हैं। ऑप्शन बी अधिकतर जल में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन सी धातुओं और अधातुओं के परमाणुओं के बीच बनते हैं। ऑप्शन डी बंधन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के बीच इलेक्ट्रॉनों के बंटवारे से बनते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम यहाँ पे बात करेंगे 2 प्रकार के यौगिक का, एक हो जाता है आयनिक यौगिक और दूसरा होता है सहसंयोजी
यौगिक। आयनिक यौगिक में आयनिक बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बंध बनते हैं और सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी जो यौगिक होते हैं उसमें सहसंयोजी आबंध बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। बच्चों जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आयनिक यौगिक का फॉर्मेशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है धातु और अधातु के बीच। लेकिन जब दो अधातु के बीच बॉन्ड बनते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो हम कह सकते हैं सहसंयोजी आबंध का फॉर्मेशन दो नॉन मेटल्स के बीच इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बंधन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के बीच बंटवारे से बनते हैं। तो चलिए एक उदाहरण हम देखते हैं। मान लिया जाए कि CH4 एक सहसंयोजी आबंध है। कार्बन का संयोजकता कितना हो जाता है? 4 होता है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है। और हाइड्रोजन का जो संयोजकता है वो 1 होता है, तो सभी क्या करेगा? एक एक हाइड्रोजन लेकर आएगा। अब हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, सभी हाइड्रोजन। और कार्बन क्या करेगा? कार्बन सभी हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक नियम का पालन करेगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो इसके पास, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसका आउटरमोस्ट शेल में, और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होने पर ये कार्बन नियोन के जैसा स्टेबल बन जाते हैं और हाइड्रोजन हीलियम के जैसा बन जाता है। तो बच्चों यहाँ पर यह पता चला कि जो दोनों नॉन मेटल्स हैं, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों क्या है? नॉन मेटल्स है। इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से सहसंयोजी बॉन्ड, सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन के बंटवारे से ऐसे आबंध बनते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं आयनिक बॉन्ड का। आयनिक बॉन्ड कैसे बनेंगे? इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनते हैं। मान लेते हैं हम NaCl, जो खाने का नमक होता है, टेबल सॉल्ट होता है, उसका उदाहरण हम लोग लेते हैं। तो नमक है एक धातु, सोडियम है, और क्लोरीन है दूसरा अधातु। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटरमोस्ट शेल में। तो बच्चों सोडियम के पास 281 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 287 इलेक्ट्रॉन है। धातु होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूरा करते हैं नियोन के जैसा, और क्लोरीन आर्गन के जैसा बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आउटरमोस्ट शेल में 288 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और सोडियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ये सोडियम क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद यहाँ पे इस प्रकार के कुछ आयन बन जाते हैं, Na+ और Cl- का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक साबुन के अणु में ऑप्शन ए हाइड्रोफोबिक सिर और हाइड्रोफोबिक पूंछ होते हैं, ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिक सिर और हाइड्रोफिलिक पूंछ होते हैं, ऑप्शन सी हाइड्रोफिलिक सिर और हाइड्रोफोबिक पूंछ होते हैं, ऑप्शन डी हाइड्रोफिलिक सिर और हाइड्रोफोबिक पूंछ होते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हाइड्रोफिलिक सिर और हाइड्रोफोबिक पूंछ। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जब साबुन बनते हैं तो उसमें कुछ इस प्रकार हम समझ सकते हैं, ऐसे कुछ पूंछ होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक सर होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब इसको हम कहते हैं हिंदी में जल रागी। जल रागी मतलब जल को पसंद करने वाला, जल को लाइक करने वाला, जल की तरफ जाने वाला। और हाइड्रोफोबिक पूंछ, ये जो पूंछ होता है, टेल होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, जल विरागी होता है, जल विरागी। तो ये हाइड्रोफोबिक होता है मतलब जल को हेट करने वाला, तो जल से दूर जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो का मतलब यहाँ पे बात हो रहा है वाटर का, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर की ओर जाने वाला, वाटर से जल की ओर, जल को पसंद करने वाला, और हाइड्रोफोबिक जल को पसंद नहीं करने वाला, जल से नफरत करने वाला, इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक
सिर होते हैं और हाइड्रोफोबिक पूंछ होते हैं साबुन में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है 100% शुद्ध इथेनॉल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रेक्टिफाइड स्पिरिट, ऑप्शन बी एब्सोल्यूट अल्कोहल, ऑप्शन सी विकृत अल्कोहल या फिर ऑप्शन डी पूर्ण अल्कोहल। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्ण अल्कोहल। 100% शुद्ध अल्कोहल को, शुद्ध इथेनॉल को पूर्ण अल्कोहल कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ये 10 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अगर हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रकार के एमसीक्यूज हम लगातार लेकर आ रहे हैं। आज यह हमारा 5वां वीडियो था कार्बन एवं उसके यौगिक के ऊपर। टोटल हमने 50 क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया है। आप लोग टेस्ट लगाते रहें वीडियो को देख करके और हमारे साथ लगातार बने रहें। अब कार्बन एवं उसके यौगिक से संबंधित वीडियोस लेक्चर अपलोड किए जाएंगे। आप लोग इस क्विज को टेस्ट के रूप में तब तक देखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।